नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। गुरुग्राम के सेक्टर 108 में स्थित रहेजा वेदांता अपार्टमेंट के निवासियों ने बिल्डर पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। सपनों के आशियाने के नाम पर रहेजा डेवलपर निवेशकों को समस्याएं बेचता है। रहेजा बिल्डर के अलग अलग आवासीय प्रोजेक्टों से निवेशक परेशान हैं। गुरुग्राम के रहेजा वेदांता के 400 परिवार खतरे के साए में हैं। रहेजा वेदांता के निवासी जीवन भर की पूंजी निवेश करने के बाद दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो गए हैं। निवासियों ने सरकार के अलग अलग विभागों में इंसाफ की गुहार लगाई है। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम के सेक्टर 108 में स्थित रहेजा वेदांता सोसाइटी में। रहेजा वेदांता सोसाइटी जो कि एक हाई राइज सोसाइटी, हाई प्रोफाइल सोसाइटी कहा जाता है और कहीं ना कहीं सपनों का आशियाना, कुछ इसी तरीके के वादे करके इस सोसाइटी को बनाया गया था। 2015-16 में इसकी पोजीशन हुई थी। करोड़ों रुपए के यहाँ के फ्लैट है, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ की परिस्थिति दिखाना चाहेंगे। हालांकि ये पहले भी एक बार आपके सामने तस्वीरें हमने रखी थी कि किस तरीके से ये रहेजा वेदांता की बेसमेंट है। बेसमेंट की अगर बात की जाए तो जहां एक बड़ी प्रॉब्लम है ग्राउंड वाटर की, जो ग्राउंड वाटर है या जो पिलर से लीक पानी जो है वो यहाँ पर आता है, जिस कारण से बेसमेंट में हमेशा पानी की स्थिति कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम जो है ये हमेशा रहती है, जो कहीं ना कहीं इसकी नींव पर भी एक बड़ा संकट है। हालांकि इस तरीके की बहुत सी समस्याएं इस सोसाइटी के अंदर है, चाहे यहाँ पर हम जॉइंट सीपेज की बात करें, प्लास्टर गिरने की बात करें, लोगों की रजिस्ट्रियां ना होने की बात करें, ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं इस रहेजा वेदांता की इस सोसाइटी में। हालांकि जिस तरीके की अन्य सोसाइटियों में, चाहे वो रहेजा अथर्वा की बात की जाए या अन्य सोसाइटीज की बात की जाए, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये इस हाई राइज सोसाइटी की बेसमेंट की तस्वीरें हैं। किस तरीके की चुनौतियां तमाम लोगों के सामने रहती है, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ की जो आरडब्ल्यू है उनके प्रेसिडेंट से बात करेंगे। सर, हम ये देख रहे हैं कि बेसमेंट में जो पानी की ये प्रॉब्लम है, किस तरीके की ये समस्या है? क्योंकि जहां तक जानकारी की बात करें तो 2015-16 में ही इस सोसाइटी में पोजीशन जो है वो स्टार्ट हुई थी। 5 से 6 साल पुरानी ये सोसाइटी है। हाँ, प्रॉब्लम तो एक्चुअली 16-17 से शुरू हो गया था। उस टाइम पर्टिकुलरली बरसात का मौसम में काफ़ी पानी इकट्ठा होता था और हमने 2019 नवंबर-दिसंबर से इसके ऊपर गहराई से देखा और बिल्डर को कहा, उनका चीफ इंजीनियर जो थे यहाँ पे एसके भट्ट, उन्होंने कहा इसको थोड़ा ये टेकअप करिए, देखिए एग्जामिन करिए, ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चरल इश्यूज है। पहले तो इनकार किया ऐसा नहीं है, आप लोग ठीक से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, बट बाद में एडमिट किया जब हमने IIT दिल्ली से और एक डिफेंस का रिटायर्ड एक्सपर्ट से ये एनालिसिस लिया, रिपोर्ट लिया और उसके आधार पर स्टेट गवर्नमेंट मार्च 2020 में स्ट्रक्चरल रिपेयर्स को सुधारने के लिए फॉर्मल ऑर्डर्स दिया है एज पर स्टैट्यूटरी पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद भी कोरोना आ गया, कई काम थोड़ा ठप हो गया था, पर जून से हमने देखा कोई काम में प्रगति नहीं आ रही है। उसके बाद हमने रेरा में केस फाइल किया, गुरुग्राम ब्रांच में, और तुरंत रेरा इसको टेकअप किया है। रेरा का एग्जामिनेशन हियरिंग्स के बाद 29 सितंबर 2020 में रेरा एक इफेक्टिव ऑर्डर दिया दैट सारी बेसमेंट का जो वाटर सीपेज का जो प्रॉब्लम है उसको सुधारना चाहिए एज पर द रिपोर्ट ऑफ द IIT एंड स्ट्रक्चरली इन अ प्रॉपर वे, और पिलर्स को रिपेयर करना चाहिए दोनों बेसमेंट। दूसरे बेसमेंट में प्रॉब्लम है, उस टाइम इतना प्रॉब्लम नहीं था और हमारा सारी फसाड से, सारी दीवार से क्रैक आ गया, कई टावर में और ये टुकड़े गिर रहे हैं नीचे। बहुत सारी मैंने कई गाड़ी का, किसी का वॉशिंग मशीन का, फॉर्चुनेटली कोई जान का खतरा ये नहीं हुआ है। सो ये सब चल रहा है। और बीच में उसके बाद रहेजा ने रिपेयर काम शुरू किया था अक्टूबर के बीच से, मिडल से, और काम चला। काम का एक्चुअली टारगेट डेट था 31 मार्च 2021। 31 मार्च तक हुआ नहीं काम, बट उस टाइम तक उन्हें करीब 140 पिलर को रिपेयर किया, 1-2 कॉलम छोड़ के बाकी सही ढंग से किया है जो प्रॉपर प्रोसीजर है। बट वाटर प्रूफिंग के लिए वो इनकार कर रहे, टाल रहे थे। तो वो दूसरा कोई मेथड बनाए, जो मेथड बोल रहे थे वो मेथड में एक्चुअल जो वाटर सीप कर रहे हैं राफ्ट के नीचे से, फाउंडेशन के नीचे से, उसका टैकल नहीं हो रहा था। उसका प्रॉब्लम था ऊपर से एक पर्टिकुलर मेथड, गिनाइटिंग नाम का जो भी मेथड है, वो मेथड से हम लोग सहमत नहीं थे। रेरा हियरिंग किया था, अभी फाइनली वो कुछ एक्सटेंशन भी मिला है रहेजा को। इसमें बात करेंगे, पानी जो देख रहे हैं निकलने का मेन सोर्स क्या है, किस तरीके से ये पानी यहाँ तक आता है? एक्चुअली ये एरिया वाटर लॉक्ड, वाटर टेबल काफ़ी हाई है और फ्लक्चुएट करता रहता है। और ज़्यादा दूर हमारा पास में एक सोसाइटी है M3M, उसमें और खतरा था और पानी आ रहा था, पिलर्स के नीचे से फुआरा माफिक पानी आ रहा था। बट उनका जो डेवलपर है वो सारी प्रॉपर ढंग से काम को टेकअप किया
हमने इसको एग्जामिन किया है और देखा दैट पूरा पानी का लेवल कंट्रोल हो गया है। लेकिन मानती कहीं ना कहीं बनाते समय भी शायद लापरवाही कहीं ना कहीं रही, सही से रिपोर्ट इसकी शायद नहीं। हाँ, वो एग्जैक्टली है जो आईआईटी रिपोर्ट दिया है, आईआईटी दिल्ली का रिपोर्ट, उसमें ये है कई चीज जो ड्राइंग में था वो माने एक्चुअली कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ। जैसे एक था दोनों माने टावर और नॉन टावर एरिया के बीच में एक श्रिंकेज स्ट्रिप होता है, वो श्रिंकेज स्ट्रिप डिटेक्ट नहीं हुआ। दैट मीन्स वो कंस्ट्रक्ट नहीं किया। हम लोग जब खोदा ज्वाइंट लाइन से कई जगह पे मलबा निकला, गनी बैग्स निकला, वो लकड़ी का टुकड़ा निकला, इसके मतलब कॉम्पैक्टिंग नहीं किया है। सो सारी चीज सही तरीके से निर्माण नहीं हुआ। लेकिन यहाँ सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनसे ही बात करेंगे। आप इसी टावर में रहते हैं और किस तरीके की प्रॉब्लम्स खासकर इस सोसाइटी में आने के बाद आपके सामने आ रही है? मेन प्रॉब्लम तो यही फाउंडेशन की कि ना जो कि ना बेसमेंट की जो काम चल रहा है वही बात है, और वो बहुत ही रिस्की है एक्चुअली यहाँ सारे जो लोग रह रहे हैं उन सब के लिए। बट अगेन एज अ कॉमन पर्सन हम मतलब एक आवाज़ ही उठा सकते हैं और कंप्लेन ही कर सकते हैं। गिवन दैट द फैक्ट RW खतरा तो रहता ही है कहीं ना। हाँ, वो तो दिमाग में तो बहुत बड़ी बात है, बट देयर इज नो सच थिंग कि हम क्या करें और उसके लिए किसके लिए बस जाए। बिल्कुल से तो मतलब RW इज डूइंग अ गुड वर्क, बट व्हाट टू डू और आगे क्या है नो वन इज बीइंग एबल टू कॉम्प्रीहेंड। खतरे का साइन है कहीं ना कहीं, हमेशा एक डर तो रहता है जब ऐसी बेसमेंट हो, पिलर भी कमजोर हो ही जाएंगे। हालांकि अभी हाल ही में कुछ मरम्मत भी हुई है, लेकिन उसके बाद कुछ में फिर प्रॉब्लम भी सामने आई है। हमने तो ये भी बीच में देखा, जिस तरीके से अगर बात करें तो कार्रवाई के नाम पर एक FIR भी बिल्डर के खिलाफ हुई थी। उसमें क्या कुछ रहा था और उसका क्या? DTCP ऑफिस से FIR जारी किया गया था और श्री RS भट्ट जी जो काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी समस्याओं को लेकर वो कदम ले रहे हैं, लेकिन वो इस सोसाइटी में भी विजिट किए थे। लेकिन जो प्रोग्रेस सरकार की तरफ से दबाव की तरफ होना चाहिए वो रहेजा पर बहुत कम हो रहा है। और आज जैसे बताया कि यहाँ पर पिछले दिनों करीब 20 दिन पहले जैसे मैंने आपको रिपोर्ट भी किया था कि 5 पिलरों का स्ट्रेंथ का मेजरमेंट लिया गया, उसमें से 4 पिलर का स्ट्रेंथ जो है वो कुछ वीक है, सही मापदंड पर नहीं है। तो ये खतरा बना हुआ है। और पिछले बार आपने जो कवरेज किया था उसके बाद कुछ दबाव बना, फिर बीच में ये दबाव कैसे कम हो जाता है इसका तो सरकार ही जवाब दे पाएगी। और ये एक बड़ा प्रश्न है कि आखिर FIR भी दर्ज होती है बिल्डर के खिलाफ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। अधिकारियों के पास भी मामला जाता है, चाहे वो हरेरा की बात की जाए, DTP के पास बात की जाए, SCP के पास बात की जाए, नोटिस भी जारी होते हैं, लेकिन केवल कागजी कार्रवाई रह जाती है। किस तरीके की समस्याएं आप खासकर इस सोसाइटी के अंदर बात कर रहते हैं? आप कितने टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं? मैं पिछले 1 साल से यहाँ पर हूँ। पिछले 6 महीने से तो हमने सारी गाड़ियाँ ऊपर निकाल रखी हैं। पार्किंग जो है पूरी रहेजा को दे रखी है मेंटेनेंस के काम के लिए, लेकिन मेंटेनेंस वर्क इज गोइंग वेरी स्लो, बड़ा धीरे धीरे काम हो रहा है। और रेरा ने ऑर्डर दिया कि भाई 31 दिसंबर तक आपको ये पूरा काम करना है। तो जिस हिसाब से यहाँ पानी भरा हुआ है, ऐसा तो लगता नहीं है कि इतनी जल्दी हो जाएगा। लेट अस वी आर होपिंग इट डू ये। तो ये एक बड़ी समस्या तो है। सबसे बड़ी बात यह, समस्याएं तो यहाँ बहुत है। समस्याओं की बात की जाए तो जैसे कि प्लास्टर गिरने की बात करें, लोगों की रजिस्ट्रियां ना होने की बात करें, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो यही है जब बेसमेंट से पानी निकलेगा। पिलरों को ठीक कर भी दिया जाएगा, आपको दिखाना भी चाहेंगे कि कुछ पिलर्स पे काम हुआ था बीच में जिस तरीके से अगर बात करें, लेकिन उसके बाद जब इस तरीके से पानी निकलता रहेगा, यहाँ पर जमा रहेगा, तो पिलर दोबारा से भी कमजोर होंगे, दोबारा से भी इस प्लास्टर पे खतरा आएगा, दोबारा से भी इस प्लास्टर जो कि इसकी नींव है, जो इस बिल्डिंग की अगर बात करें तकरीबन 20 मंजिला करीबन इमारत यहाँ पर पूरी अलग अलग सोसाइटी अलग एरियाज में रही, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर दोबारा से ये संकट सामने आएगा। और सबसे बड़ी चुनौती भी यही है कि इसका समाधान हो, तभी इससे कुछ सेफ्टी लोग महसूस करें। हालांकि लगभग 2015 के बाद यहाँ पर पोजीशन मिलना शुरू हुई, 2016 2017 कुछ लोगों को 1 साल भी हुआ आए हुए। यहाँ हमने ये भी देखा था, हालांकि सबसे मुख्य समस्या तो इस वक्त ये है ही है कि इसकी मरम्मत हो, इसका सोल्यूशन हो, ताकि एक संकट ना रहे। लेकिन समस्याएं तो यहाँ और भी थी, रजिस्ट्रियां तक लोगों की नहीं हुई थी, अब तक भी कई लोग परेशान हैं। हाँ, रजिस्ट्री के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक्चुअली बिल्डर के पास कई लोगों का रजिस्ट्रेशन मनी भी जमा पड़ा है, तो ये भी एक समस्या है। और तीसरे गंभीर समस्या आया है जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेके हमारा पास आज 7 साल से ज़्यादा हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है, टेम्पोररी कनेक्शन। उसी हमको 13 रुपया 30 पैसे पर यूनिट हिसाब से ये लागू हुआ है। ये तो हम दे नहीं सकते, नॉर्मल रेट तो है 5 से 6 के बीच पे। तो इसीलिए हमारा 2 और रहेजा सोसाइटी अथर्वा और नवोदय, ये लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऑर्डर लिया है दैट बिजली ना कट किया जाए और रहेजा इसको जो एक्सेस अमाउंट जो पे करना है वो पे करे। हम भी उस लाइन पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल किया है और हमसे हमारा करीब 340 रेसिडेंट से फ्लैट ओनर से
बिल्डर ने 7 करोड़ 56 लाख रुपया लिए थे कनेक्शन के लिए। वो पैसा कोई अता पता नहीं है। वो भी हमारे ग्रीवांस है दैट वो पैसा डिप्लॉय किया जाए इलेक्ट्रिक कनेक्शन के लिए। एक बात आप जरूर आपसे बात करनी चाहेंगे, अब सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि जिस तरीके की बातें हम यहाँ पर देख रहे हैं, समस्या यहाँ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं गंभीर जरूर है, संकट में तमाम लोग हैं। 600 से ज्यादा ईडब्ल्यू सारे फ्लैट मिला ले तो 600 से ज्यादा हैं, तकरीबन 400 करीब यहाँ पर फैमिली अगर कहें तो रहती होंगी, तो किस तरीके से अब सरकार से आप उम्मीद करते हैं? नहीं, सरकार से तो उम्मीद हमको रखना ही पड़ेगा। आफ्टर ऑल सरकार ही हल करेंगे सिचुएशन का। जैसे हमारे साथी तिवारी जी बताया है दैट डीटीपी एक एफआईआर लॉन्च किया है, बिकॉज जो लाइसेंस लिया था उस लाइसेंस के आधार पर जो काम करना था बिल्डर ने नहीं किया है। और लाइसेंस मेरे ख्याल में जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है 2017 में एक्सपायर हो चुका है। अच्छा, दूसरी बात है, अभी रेरा के ऑर्डर के मुताबिक 2 फ्लैट अटैच करके रखा है रेरा गुड़गांव। जब तक रिपेयर नहीं होगा तो ये फ्लैट ऑक्शन करके दिया जाएगा। वो मनी सफिशिएंट नहीं होगा, बिकॉज ये एक बेसमेंट रिपेयर करने कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपया लगेगा। रहेजा कुछ खर्च किया है, बट पिलर रिपेयर जैसे हुआ है, बट बाकी काम काफ़ी बाकी है। हम उम्मीद करते हैं थोड़ा टाइम लगेगा, बट रहेजा शायद छुटकारा ना पाए। सरकार का सपोर्ट भी है, सरकार इसको मॉनिटर कर रहा है, तो हम उम्मीद रख के चलेंगे, उम्मीद तो छोड़ नहीं सकते हैं। एक आपको तस्वीर ये भी दिखाना चाहेंगे, ये जहां ये पानी की समस्या है जहां जमा है, ठीक साथ में एक ये रूम दिखाना चाहेंगे, डीजी रूम लिखा हुआ है, सब स्टेशन डेंजर, खतरा, 11,000 वोट का यहाँ पर लिखा हुआ है। ये पानी जब इसके अंदर जाएगा तो यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी में एक बड़ा संकट आ सकता है, कभी भी इस तरीके की दिक्कत हो सकती है। ये भी एक बड़ी चुनौती की बात यहाँ पर है। इस तरह की समस्याएं हैं, हालांकि लिफ्ट भी यहाँ पर होती हैं, तमाम ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर रहती है, तो ये किस तरह की समस्या है, ये भी कहीं ना कहीं संकट तो ये भी लगता है। हाँ, ये लिफ्ट के पीठ में भी पानी शायद जाना शुरू हो गया। आज पानी जा चुका है लिफ्ट के पीठ में, और शायद वो किसी एक टावर का लिफ्ट ऑपरेशन बंद करना पड़े। और ऐसी संभावना है कि अगर सरकार नहीं संज्ञान लेगी जल्दी तो इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो अब तक नहीं मिला है उसके बदले इवैक्यूएशन सर्टिफिकेट ना सरकार को जारी करना पड़ जाए और लोगों को यहाँ से जाना पड़ जाए। ये हालात आ सकता है। तो ये संकट तो आपके यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर भी दिख ही रहा है। दिख ही रहा है साहब। ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती, कभी भी संकट सामने आ सकता है। हाँ, एसटीपी सर, ये संजीव मान जी ने रियलाइज किया था कि रहेजा काम नहीं कर रहा है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बनती है, लेकिन सरकार क्यों नहीं कदम उठा रही है? क्या उनके ऊपर दबाव है, राजनीति या क्या है? ये सरकार ही बता पाए या सरकारी अधिकारी बता पाए। और उम्मीद करता हूँ कुछ कोशिश करें जो हम लोगों को बचाएं, क्योंकि आपने देखा होगा करीब इस तरह की समस्याएं करीब और भी सोसाइटियों में, एनसीआर और न्यू गुड़गांव की काफी और सोसाइटियों में आने वाला है। तो आप अब क्या उम्मीद करते हैं, क्या कहेंगे अब आप? मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो पानी की इतनी समस्या है, ये जो डीजी रूम है यहाँ पे 11,000 केवी का, इससे ह्यूमिडिटी फैक्टर ज़्यादा बढ़ता है, इससे जो है कोरोजन इसमें आ जाता है इक्विपमेंट में, और ये पूरी जो है इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हमारे को आनी शुरू हो जाती है, बिकॉज जैसे ही कोरोजन ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक बहुत बड़ा शत्रु है। तो इसको जो रहेजा को सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा, और ये हमारे जो है यहाँ का जो है ग्राउंड का बेसमेंट का वाटर जो ऊपर आ रहा है उसको जो है वो सही जल्दी से जल्दी करे, यही हमारी उनसे प्रार्थना है। तो लगभग 6 साल इस सोसाइटी को हो चुके हैं, यहाँ पोजीशन मिलना शुरू है, हालांकि कुछ लोगों को 1 साल भी हुआ, अभी भी कुछ लोग आने की यहाँ पर उम्मीद है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे में कैसे इसका समाधान होगा। बिल्डर से जो उम्मीदें थी, इनका कहना है कि आने के बाद से समस्याएं हुई, अभी तक कोई समाधान होता नजर नहीं आ रहा। अब केवल उम्मीद है तो प्रशासन से, विभागों से, चाहे वो रेरा हो, डीटीपी हो, एसटीपी हो या फिर प्रदेश की सरकार हो, कि आखिर वो कुछ ऐसी सख्ताई करे ताकि यहाँ के लोग जिन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी यहाँ लगाई अपने सपनों के आशियाने में, अब वो कहीं ना कहीं इसी तरीके से उनको अधिकारियों के चक्कर ना काटने पड़े। और जो मुकदमा दर्ज हुआ है इस पर भी, क्योंकि मामला केवल रहेजा वेदांता का नहीं, इसी तरीके से चाहे रहेजा के अथर्वा की बात की जाए या रहेजा के अन्य प्रोजेक्ट की बात की जाए, कहना कि समस्याएं आती है तो आखिर क्यों ऐसे में लापरवाहियों को देखने के बावजूद सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरे विश्व की चिंता एक बार फिर से बढ़ा दी है। 12 देशों में इस नए वेरिएंट में लोगों को अपनी चपेट में लिया है और इसी को मद्देनजर रखते हुए पूरे भारत में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। तो गुरुग्राम में भी स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस दी है। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने साफ कर दिया है कि अभी देश में इस तरह का कोई नया मामला सामने नहीं आया है, लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने इसे चुनौती से निपटने के लिए अपनी तमाम तैयारियां शुरू कर दी हैं। और इसी कड़ी में गुरुग्राम के सीएमओ वीरेंद्र यादव ने सभी प्राइवेट अस्पतालों की बैठक ली और सभी अस्पताल प्रबंधन से साफ कर दिया कि किसी भी अस्पताल में इस तरह का कोई भी मामला नजर आए तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचना दें।
ओमिक्रॉन को लेके जैसा आपको मालूम है कि भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने दिशा निर्देश पहले भी जारी किए थे और कल 27 नवंबर को अगर मैं कहूं तो भारत सरकार की तरफ से नए दिशा निर्देश जो जारी हुए थे, इसमें ना केवल टेस्टिंग को इंक्रीज़ करने के लिए कहा था, बल्कि जो खास करके इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उसके ऊपर गाइडलाइंस जो जारी करी गई थी, वो एक बार कल के बाद भी थोड़ा सा इसमें चेंज जो हुआ है वो मेन ये हुआ है कि जो एट रिस्क कंट्रीज जो पहले 9 थी यूनाइटेड किंगडम को मिला के, उसमें इजराइल, सिंगापुर और हांगकांग को ऐड कर दिया गया है, वो अब 12 हो गई हैं। और ये वो जो रिस्क कंट्रीज़ हैं, इनके सभी जो ट्रैवलर्स जो आएंगे उनकी टेस्टिंग जो है वो एयरपोर्ट पर कंपलसरी है और उसके बाद उनको होम आइसोलेशन में रहना होगा अगले 14 डेज़ के लिए। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं जो इन 12 कंट्रीज़ के अलावा आएंगे, उनके भी 5% जो ट्रैवलर्स हैं उनको भी रैंडम RT-PCR सैम्पलिंग की जाएगी। इसके अलावा यदि कोई पॉजिटिव आता है तो उसकी रिपीट टेस्ट के साथ साथ ना केवल होम आइसोलेशन या होम क्वारंटाइन रहेगा, फैसिलिटी आइसोलेशन के अलावा उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी सैंपल लिया जाएगा और अकॉर्डिंगली जो है मैनेजमेंट की जाएगी एज पर गाइडलाइंस, जिसमें आपको फैसिलिटी आइसोलेशन भी। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स में कुछ सुधार जरूर हुआ है। AQI लेवल 270 से 300 के बीच हुआ है, लेकिन AQI लेवल अब भी खतरे के निशान के पार है। बुजुर्गों को खांसी हो रही है और सांस लेने में परेशानी बढ़ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम के साइबर हब इलाके में। आपको दिखाना चाहेंगे गुरुग्राम में वायु प्रदूषण की अगर बात की जाए तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, हालांकि पहले की अपेक्षा काफी कम इसमें अगर बात करें आंकड़ा आया है, राहत हुई है, लेकिन अगर कहें लेकिन हवा जहरीली अभी भी है, संकट अभी भी है। आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ PM 2.5 तो हालांकि 182 से लेकर के 200 तक है गुरुग्राम के अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, लेकिन PM 10 की बात की जाए, जो यहाँ की जहरीली वायु की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम के अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए तो 250 से 300 तक का PM 10 जो है एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो देखा गया है। इस वक्त हम साइबर हब इलाके में और आपको यहाँ का दिखाना चाहेंगे जो कि 262 है और ये भी 280 290 तक यहाँ पर चला जाता है। गुरुग्राम के अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए, जहाँ सोना रोड की बात की जाए तो PM 10 जो है वो 300 तक, 350 तक भी पहुंच जाता है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता का विषय जरूर है। हालांकि ये आंकड़ा कभी 500 तक भी पहुंच जाता है, सुधार जरूर हुआ है, लेकिन यहाँ बार बार अगर बात करें संकट जरूर बना हुआ है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी तमाम गाइडलाइंस जारी की गई हैं। यहाँ बार बार कहा जा रहा है कि संभव हो तो बच्चे अपने घरों में रहें। हालांकि स्कूलों को अब खोल दिया गया है बच्चों के लिए। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री जो है उस पर फिलहाल पाबंदी जरूर है, लेकिन गुरुग्राम के एयर पोल्यूशन की अगर बात की जाए तो इसमें सुधार जरूर है, लेकिन अभी भी स्वच्छ नहीं है। चिंता अभी भी लगातार कहीं ना कहीं बनी हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर बात करें अलग अलग इलाकों में 260 से लेकर के 300 तक का और कई बार 320 तक भी कई क्षेत्रों में जाता है, तो ये कहना कि एक चिंता का विषय जरूर है। ये तस्वीरें हैं गुरुग्राम के साइबर हब इलाके की। तो गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स, हालांकि ऐसे में तमाम जो डॉक्टरों की तरफ से भी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी यही राय दी जा रही है कि संभव हो तो लोग अपने घरों में रहें, जरूरत हो तो ही बाहर जाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह के समय घरों से बाहर ना निकले, वॉक के समय इस मास्क का उपयोग करें, जो कि इस्तेमाल तो कोरोना काल के दौरान लोगों की कहीं ना कहीं जीवन दिनचर्या में आया था, लेकिन इसका उपयोग भी जरूर करें क्योंकि ये वायु जो है जहरीली है, उससे राहत दिलाने में काफी हद तक कारगर है ये मास्क। लेकिन संभवतः लोग अपने घरों में ही रहें, खासकर सुबह के समय जरूरत होने पर ही बाहर निकले। तो ऐसे में एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन राहत पूरी तरीके से अभी नहीं हुई है। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम के नगर निगम में अब एक्शन मोड में आ चुका है। नगर निगम के दायरे में आने वाली कमर्शियल दुकानों को ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। अब बिना ट्रेड लाइसेंस के दुकानदार दुकानें नहीं खोल पाएंगे। सोमवार को नगर निगम के अधिकारियों ने 50 से ज्यादा दुकानों को सील कर दिया। 3500 से ज्यादा दुकान मालिकों को पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी दुकानदारों ने ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया, जिस पर कार्रवाई करते हुए निगम के अधिकारियों ने 50 से ज्यादा दुकानों को सील कर दिया, जिस पर निगम का कहना है कि यदि अब भी दुकान मालिक ट्रेड लाइसेंस नहीं लेते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
वहीं सोहना में 9वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र को सीनियर छात्र की शिकायत करनी इतनी ज्यादा भारी पड़ गई कि सीनियर छात्र ने अपने बाहरी दोस्तों के साथ मिलकर उसकी पिटाई कर दी। आरोपियों ने छात्र पर कई वार किए। घायल छात्र को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्र के पिता का कहना है कि वो पुलिस में लगातार 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं। पुलिस कार्रवाई करने की बजाय उन पर राजीनामे का दबाव बना रही है, जबकि उसके बेटे की हालत सही नहीं है। आरोप है कि झगड़े में पार्षद का बेटा भी शामिल था, जिसकी वजह से पुलिस दबाव में काम कर रही है और पीड़ित की जान को खतरा बना हुआ है। वो मैडम वो कुंडी लगा जाता था जी। मैंने कुंडी बंद कर दी थी, वो कुंडी उसने बंद कर दी थी तो मैडम ने कह दी, मैडम ने वो धमका दिया जी। तो उन्होंने कह रहा था मैं मारूंगा तुझे कहीं मिल जा तो उसने बालदा रोड को मारा था। 3-4 थे। कौन थे, कोई बाहर के थे या कहाँ के थे? पता ना, पता देखे नहीं थे उन्होंने। तो आपको काफी चोट मारी उन्होंने? तो अब आपको तकलीफ ज्यादा है यहाँ कोच में मारी थी। ये मेरा लड़का 9वीं क्लास में पढ़ता है जी। सरकारी स्कूल में जी। अब इनसे कोई झगड़ा हुआ था, कोई बच्चों को आसपास में कोई दरवाजे के ऊपर झगड़ा हो गया था। मैडम ने उसको धमकाया जी। धमकाने के बाद में मैडम ने उसको धमका दिया। कोई बात नहीं, चलो उसको भाई को बुला के लाऊंगा अपने को। तो भाई को बुला के लाया। मैडम ने फिर भी अध्यापकों ने फिर भी वहां से निकाल दिए। मुझे स्कूल में झगड़ा नहीं करना, क्योंकि मैं तो तुझे बाहर बताऊंगा। फिर बाहर वो 4-5 लड़कों को लेके आया साथ में जी। उन्होंने इसको इतना मारा है जिसमें दो लड़के सैनियों के हैं, एक कोई इसका बंद कॉलोनी का लड़का है, और 2 लड़के पार्षद हैं जो नंगली का पार्षद है, बंद कॉलोनी का गब्दा नाम है जी। उनके लड़के भी थे, उसमें साथ थे जी। तो इन्होंने इतना बहुत मारा है, बहुत ही ज्यादा मारा है। अब बच्चे की क्या हाल है? बच्चे का हाल सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल है जी। अब बच्चों के गुप्तांगों पे इतनी चोट लगी है, पेशाब नहीं आ रहा है, पेट में दर्द होता है। तो अब पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ये कह रही है इन छोटे बच्चे हैं 12-14 साल के, इन पे केस दर्ज नहीं होगा जी। और जबकि लड़के बड़े 25-25 साल के। गुरुग्राम के बादशाहपुर सेक्टर 68 की सड़क पर चलती लग्जरी कार आग का गोला बन गई। देर रात को हुई घटना में कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार सुनसान सड़क पर घंटों जलती रही। दमकल विभाग और पुलिस को कई घंटे बाद सूचना मिली। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। मेट्रो न्यूज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।